हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो किताब है दोस्तों, क्लास 9th की किताब में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं दोस्तों, उन टॉपिक्स को हम वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में हम क्वेश्चन के माध्यम से क्लास 9th की जो बुक है उनके टॉपिक वाइज हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हम 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जो भी आंदोलन हुए हैं वो भी हम पढ़ेंगे, प्रजामंडल हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, वो सभी हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9th की जो बुक है दोस्तों, इससे जितने भी सवाल बनते हैं दोस्तों, उनको हम कम से कम 5 से 6 वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 6 वीडियो क्लास 9 से रिलेटेड आने वाले हैं। इसमें आपकी क्लास 9 की जो किताब है उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था? मराठाओं के द्वारा 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया गया? तो ये मेवाड़ से एकत्रित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, कब किया गया था? 1711 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? तो दोस्तों बुद्ध सिंह के द्वारा मराठाओं से सहायता ली गई थी। ठीक है, कब? अप्रैल 1734 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दलील सिंह जो था दोस्तों, इसको गद्दी से हटा दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? तो दोस्तों मराठाओं के द्वारा हस्तक्षेप उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है आपको। उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर किसमें किया गया दोस्तों? बूंदी में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कब किया गया? तो अप्रैल 1734 में किया गया। ठीक है, और प्रथम बार धन कहां से एकत्रित किया गया? मेवाड़ से किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का कर है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथ क्या है? एक प्रकार का कर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था। तो दोस्तों ये पेशवा बाजीराव ने वसूला था, ये आपको ध्यान रखना है। चौथ और सरदेशमुखी जो कर थे, ये पेशवा बाजीराव के द्वारा सर्वप्रथम वसूले गए थे। आगे देखिए। मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों रायपुर, जैतारण परगना जो थे, इनमें चौथ वसूलना मारवाड़ के अंदर इन्होंने 1742 में प्रारंभ किया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसकी बात की जा रही है? मारवाड़ की बात की जा रही है। ठीक है, 1742 में इन्होंने मारवाड़ से कर वसूलना प्रारंभ किया। आगे देखिए। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया, जो असफल रहा? तो दोस्तों हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये 17 जुलाई 1734 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों तुंगा का युद्ध जो है ये आपका जुलाई 1787 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? ये जुलाई 1787 को हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य? जयपुर और मराठाओं के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, तुंगा का युद्ध। आगे देखिए दोस्तों। चार्ल्स मेटकॉफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की? तो दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ जो थे, इन्होंने 1818 की संधियां की थी। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम संधि किसने की थी? तो दोस्तों हरबख्श पाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? हरबख्श पाल के द्वारा की गई थी, जो कि करौली का शासक था। तो सबसे पहले संधि किसने की दोस्तों? यहाँ पर करौली ने की। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? कोटक से याद रखते हैं, कोटक। ठीक है, कोटक बैंक होता है तो कोटक। तो यहाँ से चलना है। सबसे पहले करौली ने संधि की, फिर उसके बाद टोंक ने संधि की, फिर उसके बाद कोटा ने संधि की। ये आपको ध्यान रखना है, करौली, टोंक और कोटा। ठीक है, आगे देखिए। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत तो ये सिरोही थी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का राजा कौन था दोस्तों? शिव सिंह था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिव सिंह के द्वारा अंतिम संधि की गई थी सिरोही। अब आगे देखिए दोस्तों। यहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय जो शासक कौन कौन थे वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोटा रियासत से शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जोधपुर रियासत से पूछा जाए तो तख्त सिंह था। ठीक है, जोधपुर रियासत से कौन हो जाएगा? तख्त सिंह हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है। भरतपुर रियासत से 1857 के समय शासक कौन था? जसवंत सिंह था। ठीक है, जयपुर रियासत से पूछा जाए तो राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। अगर धौलपुर रियासत से पूछा जाए दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, भगवंत सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भगवंत सिंह। बीकानेर का पूछ लिया जाए आपसे तो कौन हो जाएगा? सरदार सिंह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। करौली से कौन हो जाएगा दोस्तों? करौली से आपका मदनपाल हो जाएगा। ठीक है, मदनपाल भी इंपॉर्टेंट है। बूंदी रियासत से आपका राम सिंह हो जाएगा। यानी कि जयपुर, कोटा, बूंदी से राम सिंह ही था। ठीक है, नाम राम सिंह था बट थे अलग अलग। अलवर रियासत से आपके विनय सिंह और बन्ने सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अलवर से कौन हो जाएगा दोस्तों? बन्ने सिंह हो जाएगा, या विनय सिंह के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखिए। जैसलमेर से कौन था?
तो जैसलमेर से आपका रणजीत सिंह था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रणजीत सिंह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झालावाड़ से पृथ्वी सिंह था, और प्रतापगढ़ से कौन हो जाएगा दोस्तों, दलपत सिंह हो जाएगा। झालावाड़ से पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ से दलपत सिंह, ठीक है। आगे देखिए, डूंगरपुर से कौन सा शासक था दोस्तों, उदय सिंह था 1857 के समय, और सिरोही से शिव सिंह है ही सही, और बांसवाड़ा से कौन हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। डूंगरपुर से उदय सिंह पूछा गया था एग्जाम में, बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों अंग्रेजों से 1818 की संधियों के तहत कौन सा कर लिया जाता था, तो ये खिराज कर लिया जाता था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कौन सा कर लिया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा खिराज कर लिया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक, कौन से कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास से कुद्र होकर वहां के लोगों ने कर दी थी। तो दोस्तों जयपुर के लोगों ने जो था कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, ये भी हम देख लेते हैं। पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे दोस्तों, कोटा रियासत के आपके मेजर बटन हो जाएंगे, ठीक है। जोधपुर रियासत के आपके मेक मोहनसन हो जाएंगे, भरतपुर से आपके मोरिसन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे जयपुर का पूछ लिया जाए तो जयपुर का कौन हो जाएगा दोस्तों, ईडन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे सिरोही का पूछ लिया जाए तो सिरोही का कौन हो जाएगा दोस्तों, जेडी होल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जेडी होल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोटा का बटन, जोधपुर का मेक मोशन हो जाएगा, भरतपुर का मोरिशन हो जाएगा, जयपुर का ईडन, सिरोही का जेडी होल हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सिरोही का जेडी होल ये हमने बता ही दिया, सिरोही का जेडी होल ये हमने डिस्कस कर ही लिया, उदयपुर का सावर्स, जयपुर का ईडन। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में छावनियाँ कितनी थी, 6 छावनियाँ थी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी थी, एक तो आपकी नसीराबाद हो जाएगी, एक आपकी नीमच हो जाएगी, एक आपकी देवली है, एक ब्यावर है, एक एरिनपुरा है, एक खेरवाड़ा है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 6 छावनियाँ थी, जिसमें विद्रोह में भाग किस किसने नहीं लिया था दोस्तों, तो खेरवाड़ा और ब्यावर के द्वारा विद्रोह में भाग नहीं लिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री का संबंध किस छावनी से था, तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री का संबंध जो है दोस्तों ये नसीराबाद से था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नसीराबाद छावनी जो थी वहाँ पर विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, 28 मई 1857 को हुआ था, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, कब हुआ था, 28 मई 1857 को, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ था दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे। तो यहाँ पर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ले ली थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो ये 3 जून 1857 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुई थी, 3 जून 1857 को हुई थी। आगे देखिए, एरिनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई, एरिनपुरा छावनी के अंदर 21 अगस्त 1857 को हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और नीमच में 3 जून 1857, यानी कि 28 मई को तो आपकी नसीराबाद में हुई, फिर उसके कुछ दिन बाद 3 जून को 1857 को नीमच में हो गई, फिर 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में हो गई, और लगभग 15 अक्टूबर के आसपास कहाँ पर हुई थी दोस्तों, कोटा में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, बितौड़ा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बितौड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था, कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बितौड़ा का मैदान पाली जिले में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, पाली जिले में। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशलराज सिंघवी वो अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी दोस्तों, ठीक है। कुशलराज सिंघवी और अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी, और इधर से कौन था लड़ने वाला दोस्तों, इधर से था कुशाल सिंह चंपावत, कौन था इधर से, कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। तो कुशाल सिंह चंपावत ने इन्हें पराजित कर दिया था। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर भाग गया। तो यहाँ पर अनार सिंह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपको कुशलराज सिंघवी और अनार सिंह ध्यान रखना है, और अनार सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो गई और कुशलराज सिंघवी जो है ये भाग गया, ठीक है। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, 8 सितंबर 1857 के जस्ट 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों चेलावास का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध, जिसे काले या गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। चेलावास के युद्ध को काले या गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अब जो चेलावास का युद्ध हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1857 को किस किस के मध्य हुआ था, तो एक तो आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर कौन आया था दोस्तों, मेक मोशन आया था। जोधपुर से कौन था, मेक मोशन था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेक मोशन मारा गया, ठीक है। आगे देखिए,
फिर 18 सितंबर 1857 को जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसके क्या क्या परिणाम निकले, उसके परिणाम स्वरूप ही होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आवा पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया और वहां पर रावत केसरी सिंह के यहाँ पर शरण ले ली। यानी कि कुशाल सिंह चंपावत जो है वो सलूम्बर चला गया और रावत केसरी सिंह के यहाँ पर इन्होंने शरण ले ली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 20 जनवरी 1858 को यानी कि इन्होंने दोबारा से आक्रमण किया होम्स ने और यहाँ पर आवा को इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग का गठन भी किया गया। टेलर आयोग का गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों ये कुशाल सिंह की जांच के लिए किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कुशाल सिंह ने अपना आत्मसमर्पण कब किया था दोस्तों? तो इन्होंने अपना आत्मसमर्पण जो है वो 1860 के अंदर कहाँ पर किया था दोस्तों? नीमच के अंदर किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा आत्मसमर्पण 1860 में नीमच में किया गया था। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? तो केसरी सिंह दोस्तों सलूम्बर के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयदयाल, रतनलाल तथा मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई। तो दोस्तों जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो कोटा में क्रांति दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांतिकारियों के क्या परिणाम थे? तो कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसमें 9 शर्तें थी दोस्तों। मेजर बटन वो उसके पुत्रों की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बटन की गर्दन को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। और 22 मार्च 1858 को दोस्तों, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 22 मार्च 1858 को मेजर रोपटस नसीराबाद से सेना लेकर आए मदनपाल की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? मदनपाल की सहायता से। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्रांति को खत्म कर दिया 22 मार्च 1858 और जयदयाल मेहराब खां को पकड़कर यहाँ पर फांसी दे दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मेवात और गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? तो दोस्तों मेवात और गुर्जर जाति के लोगों ने भरतपुर में सहयोग किया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से है? तो दोस्तों कभी भी आपसे पूछा जाए विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां, यानी जिनके पीछे भी लगभग खां लगा हुआ है दोस्तों, तो ये जयपुर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आलम खां के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो दोस्तों होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था, किसने? भरतपुर के रणजीत सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, होलकर के बारे में इन्होंने नहीं बताया अंग्रेजों को, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर कोरे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़वान को बाको, किलो रे बाको, गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो दोस्तों आपको इतना याद रखना है, आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर कोरे गोरा हट जा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाकीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाकीदास जो थे दोस्तों, तो ये मारवाड़ से संबंधित है, जोधपुर से। ठीक है, ये मान सिंह के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। बट इन्होंने भरतपुर से रिलेटेड ये कविता लिखी है, आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर कोरे गोरा हट जा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकीदास के बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। बाकीदास मारवाड़ के शासक मान सिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये किसकी रचना है? तो ये बाकीदास की रचना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उनकी ग्रंथावली जो है दोस्तों, इनकी ग्रंथावली है बाकीदास जी की, उनको नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। यानी इनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में और मृत्यु 1868 में हुई। ठीक है, 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया सूर्यमल मिश्रण के ऊपर। ठीक है, मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। किसके दरबारी कवि थे? ये राम सिंह के, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, ये किसकी रचना है? तो अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति का वर्णन किसमें है दोस्तों, तो वीर सतसई में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, आवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे। तो दोस्तों आवा युद्ध जो हुआ था उसके ऊपर कविता किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसने लिखी थी? तो ये आपकी कवि गिरवर्धन ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसने लिखी दोस्तों? गिरवर्धन ने लिखी है दोस्तों। ठीक है, वरदान ने, गिरवर्धन। आगे देखिए, सीकर जिले के डूंगर जी और जवाहर जी चाचा भतीजा थे, तो ये आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं। डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे? चाचा और भतीजा थे। ठीक है, उनमें डूंगर जी के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। डूंगर जी जो थे दोस्तों, ये शेखावटी ब्रिगेड के रिसालदार थे, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगर जी को उसके साले भेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। ठीक है, डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया।
यानी डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था। फिर लोहट जी के द्वारा इन्हें छुड़ाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोहट जी जाट जो थे उनके द्वारा छुड़ाया गया था। डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ, तो ये भी पूछा जा सकता है डूंगर जी का निधन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो जोधपुर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगर जी और जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए थे, तो दोस्तों जवाहर जी भागकर खेरकट्टा चले गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ चले गए थे, खेरकट्टा चले गए थे, जब जोधपुर की सेना ने घेर लिया था। आगे देखिए, 1804 जाट परिवार में जन्मे लोहट जी निठारवाल का संबंध किस जिले से था, तो दोस्तों इनका संबंध सीकर से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोहट जी का संबंध किससे है, सीकर से है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 43, बालू नाई साकू लुहार कर्णा भील के साथ मिलकर लोटू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग में किसको छुड़वाया था, तो दोस्तों लोहट जी जाट के द्वारा और कर्णा भील, सांकू लुहार और बालू नाई की सहायता से इन्होंने डूंगर जी को छुड़वाया था आगरा की जेल से, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है, तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम शहीद 1857 की क्रांति के कौन थे, तो अमरचंद भाटिया थे, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका संबंध बीकानेर से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ से इनका संबंध, अमरचंद भाटिया का संबंध कहाँ से है, बीकानेर से, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 को फांसी कहाँ दी गई, तो दोस्तों इनको फांसी ग्वालियर में दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर दी गई, ग्वालियर में दी गई, 1858 में इनको फांसी दी गई। ठीक है, और 1793 में इनका जन्म हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका संबंध कहाँ से, बीकानेर से है, बट इनको फांसी कहाँ पे दी गई, ग्वालियर में दी गई। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ, तो दोस्तों विजय सिंह पथिक जो थे इनका जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म गुठावली में हुआ, उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो दोस्तों वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी, वर्धा में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्धा से दोस्तों राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो था वो निकाला जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया, तो बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों 3 चरणों में चला था। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक दूसरे चरण में जुड़े थे, यानी द्वितीय चरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया, तो देख लीजिए ये आ गया, वर्धा से किया गया था। ठीक है, और नवीन राजस्थान जो है दोस्तों इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था, तो इसका प्रकाशन तो अजमेर से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था, तो इनका संबंध विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह से हो जाएगा। ठीक है, इन्हें भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है, तो दोस्तों जयपुर के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये अर्जुनलाल शेट्टी को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको जाता है दोस्तों, अर्जुनलाल शेट्टी को जाता है। अर्जुनलाल शेट्टी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला, जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, मानिक चंद्र, मोतीचंद व विष्णुदत्त जुड़े थे, तो दोस्तों ये अर्जुनलाल शेट्टी ने खोला था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी वर्धमान पाठशाला जो थी ये किसने खोली थी दोस्तों, वर्धमान पाठशाला जो है ये आपकी अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा खोली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब खोली गई थी, ये 1907 में खोली गई थी। ठीक है, और जैन शिक्षा प्रचारक समिति आपकी 1905 की हो जाएगी। आगे हम देखते हैं किस पुस्तक का संबंध अर्जुनलाल शेट्टी से था दोस्तों, तो अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। तो दोस्तों एक बार ये सवाल ऐसे कैसे पूछा गया था एग्जाम में, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए, केसरी सिंह बारठ के बारे में कथन बताइए, क्या क्या कथन है देख लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव। आगे देखिए, केसरी सिंह बारठ के बारे में कुछ डिटेल हम देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1872 में हुआ, कहाँ पर हुआ दोस्तों, शाहपुरा के देवपुरा गांव में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था इनका जन्म। इनके कर्मभूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1941 को हो गई, तो दोस्तों इनकी मृत्यु कोटा में हुई। ठीक है, और इनकी कर्मभूमि कौन सी है दोस्तों, तो इनकी कर्मभूमि जो है वो भी कोटा ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर्मभूमि इनकी कोटा है, जन्मभूमि इनकी शाहपुरा भीलवाड़ा है, देवपुरा गाँव। ठीक है, याद रह जाएगा। इनकी मृत्यु 1941 में हुई और जन्म जो है दोस्तों वो 1872 में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, 1903 में
1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों चेतावनी राज चुंगटिया नाम से 13 सोटे लिखे थे डिंगल भाषा में। ठीक है, फतेह सिंह को 1903 में, और उन्हें करजन दरबार में जाने से रोका था, ये आपको ध्यान रखना है। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो 1910 में दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई। और अगर आपसे पूछा जाए वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, सभा और समाज में दोनों अंतर समझ लेना आप। ठीक है, आगे देखिए, केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह बारट जामाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसको भेजा था? मास्टर अमीर चंद। आगे देखिए, केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया? तो दोस्तों अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई थी, इसका केसरी सिंह बारट के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित्र, और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? केसरी सिंह बारट के द्वारा किया गया। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका था दोस्तों? तो ये कथन रास बिहारी बोस का था, ये आपको ध्यान रखना है। किसका था? ये रास बिहारी बोस का था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूटी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो दोस्तों प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूटी रानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, ये सब किसके द्वारा लिखे गए? ये सब किसके द्वारा लिखे गए? तो ये सब केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई? तो दोस्तों प्यारेलाल हत्याकांड जो था ये 1912 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत इनको 20 वर्ष की सजा दी गई थी और इन्हें हजारीबाग जेल में डाला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हजारीबाग जेल में इन्हें डाला गया था और इन्हें 20 वर्ष की सजा हुई। 1912 में प्यारेलाल हत्याकांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 को कहाँ हुआ? प्रताप सिंह बारट का जन्म दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ। ठीक है, आगे देखिए, प्रताप सिंह बारट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद तथा अर्जुन लाल शेट्टी के वर्तमान पाठशाला से इन्होंने प्रशिक्षण लिया। अमीर चंद भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा दी गई। तो दोस्तों बनारस कांड जो हुआ था उसमें इन्हें बरेली जेल में डाला गया और 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो केसरी सिंह बारट का संबंध तो किससे है दोस्तों? हजारीबाग जेल से है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रताप सिंह बारट का संबंध कौन सी जेल से है, तो बरेली जेल से। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, 1918 में 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 वर्ष की आयु में मात्र ये शहीद हो गए थे 1918 में। आगे देखिए दोस्तों, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिसे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किसने कहे? तो दोस्तों ये प्रताप सिंह बारट ने कहे थे। किससे कहे थे? क्लीवलैंड से कहे थे। क्लीवलैंड के द्वारा प्रताप सिंह बारट के ऊपर कहा गया था दोस्तों, मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। ये किसने कहा था? ये क्लीवलैंड ने कहा था। ठीक है, तो ये प्रताप सिंह बारट जो है इनके द्वारा कही गई थी, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो दोस्तों बीकानेर के जो राजा थे उन्होंने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान के जतिनदास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ? तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म जो था, इनका जन्म डिडवाना के पीपलवा गांव में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ? डिडवाना के पीपलवा गांव में हुआ बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म। इन्हें राजस्थान का जतिनदास कहा जाता है। ठीक है, बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा दोस्तों चरखा संघ और खदर भंडार की स्थापना कहाँ पर की गई? नागौर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर की गई? नागौर में की गई। याद रह जाएगा, चरखा संघ और खदर भंडार की स्थापना किसने की थी? तो ये बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा नागौर में की गई। आगे देखिए, जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, किस वजह से हुई थी? भूख हड़ताल के कारण हुई थी। तो क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा की। कब हुई थी? 19 जून 1942 को। ठीक है, आगे देखिए, सागरमल घोपा का संबंध किस रियासत से था? तो सागरमल घोपा का संबंध दोस्तों जैसलमेर रियासत से था। ठीक है, आगे देखिए, आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? तो इनका संबंध सागरमल घोपा से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर का गुंडाराज। ठीक है, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। सागरमल घोपा के बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ।
इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया, यानी कि इन्होंने जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। ठीक है, 24 मई 1941 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1941, 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गई। अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल लगाकर जला दिया गया। तो दोस्तों 1946 में इनको जला दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और 1941 में इन्हें जेल में डाला गया था और इन्हें काफ़ी सारी यातनाएं दी गई थी और मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जला दिया गया था 1946 में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब हम हरलाल सिंह के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हरलाल सिंह के बारे में क्या लिखा गया है। इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 1901 में। ठीक है, हनुमानपुरा गांव में। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इनके द्वारा विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की गई। ठीक है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की दोस्तों? तो हरलाल के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए सरदार की उपाधि किसे दी जाती है, तो हरलाल को दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये नानाभाई खाट ने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी रास्तापाल की जो पाठशाला थी वो बंद नहीं होने दूंगा। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ये किसने कहा था? तो ये नानाभाई खाट ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। कप्तान उपनाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो ये किसे जाना जाता है? दुर्गा प्रसाद चौधरी को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है, ये सवाल बन सकता है। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होता था दोस्तों दैनिक नवज्योति, इसका इन्होंने संपादन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। दैनिक नवज्योति का संपादन किसके द्वारा किया गया? दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, सीकर के जमनालाल बजाज के पत्नी जानकीलाल बजाज के बारे में बताइए। तो दोस्तों इन्हें 1956 में पद्म विभूषण मिला था। जानकीलाल बजाज को 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है पूछ लिया जाए इनको पद्म विभूषण कब दिया गया। आगे देखिए, 1897 में श्री माधोपुर सीकर के किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? तो दोस्तों सीकर के अंदर अंजना देवी चौधरी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये रामनारायण चौधरी जी की पत्नी थी। आगे देखिए, 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? तो दोस्तों रत्ना शास्त्री जो थी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी, इनका जन्म एमपी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, खाचरोद 1912 में। आगे देखिए, वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई, और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी, कौन से नेता थे दोस्तों? ये गांधीवादी नेता थे। ठीक है, लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया। तो ये कौन थी? रमा देवी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था, 11 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई थी, और फिर इनका दोबारा से विवाह हुआ गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ। ठीक है, अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो ये रामनारायण चौधरी जी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुए? तो ये 20 जून 1947। ठीक है, तो 20 जून 1947 को कालीबाई जो थी वो सेगाबाई की जान बचाकर शहीद हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 13 वर्षीय बालिका थी। ठीक है, ये कब की बात है? 20 जून 1947 की, डूंगरपुर से संबंधित है, रास्तापाल से। ठीक है, आगे देखिए, सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसने नेतृत्व में कटरातल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया? तो दोस्तों 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था कटरातल के अंदर 1934 में। ये श्रीमती किशोरी देवी के नेतृत्व में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य वक्ता कौन थी दोस्तों? मुख्य वक्ता यानी भाषण किसने दिया था यहाँ पर? तो ये उत्तमा देवी ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसने दिया था? उत्तमा देवी ने दिया था, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठाकुर मानसिंह द्वारा यहाँ पर बास नामक गांव में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, इसके विरोध में कटरातल में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों किशोरी देवी जो थी जिन्होंने आंदोलन किया था, ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। ठीक है, जिन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में है? तो दोस्तों बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन आपका 1897 से लेकर दोस्तों 1941 तक चला था। ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया? तो दोस्तों यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में भी पूछा जाए दोस्तों, तो बेंगू किसान आंदोलन में भी धाकड़ जाति के लोग सबसे ज़्यादा थे। आगे देखिए 85,
1894 में बिजोलिया के ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई। यानी कि बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु होने के बाद बिजोलिया के ठिकानों में करों में वृद्धि की गई? तो ये गोविंददास की मृत्यु के बाद की गई थी दोस्तों। ठीक है, जब गोविंददास की मृत्यु हो गई थी तो यहाँ पर कर बढ़ाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? तो दोस्तों ये 3 चरणों में चला था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी और इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था, यह ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, 1906 बिजोलिया ठिकाने में तलवार बधाई कर किसने लगाया? तो दोस्तों इसके बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1903 में राव कृष्ण सिंह के द्वारा दोस्तों कौन सा कर लगाया गया था? चौरी कर लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौरी कर लगाया गया था कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में। कितने रुपए का? 5 रुपये का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब कृष्ण सिंह का बेटा हुआ दोस्तों, क्या नाम था? पृथ्वी सिंह। ठीक है, कृष्ण सिंह की 1906 में मृत्यु हो गई, तो पृथ्वी सिंह जो था इसने 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है? तलवार बंधाई के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर किसने लगाया था? तो ये पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1897 में लाख-बाग करों के विरोध में मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो लाख-बाग करों के विरोध में मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे 1897 में? तो ये गिरधरपुरा में एकत्रित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम है। तो दोस्तों ये 3 चरणों में हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो पहला चरण जो हो जाएगा आपका, प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915, साधु सीताराम दास। ठीक है, साधु सीताराम दास के द्वारा प्रथम चरण का नेतृत्व किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे चरण का नेतृत्व दोस्तों 1915 से लेकर 1923 तक विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक का संबंध किससे है? दूसरे चरण से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा चरण जो है दोस्तों आपका, ये 1923 से, यहाँ पर 23 है दोस्तों, 1923 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जमनालाल बजाज ने भी नेतृत्व किया था दोस्तों। किसने? जमनालाल बजाज, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जमनालाल बजाज के द्वारा भी यहाँ पर नेतृत्व किया गया था तीसरे चरण का। ठीक है, आगे हम देखेंगे 1906, ये दोस्तों 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया, यह था। तो दोस्तों तलवार बंधाई कर जो था ये एक प्रकार का उत्तराधिकारी कर था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराधिकारी शुल्क था। आगे देखिए, राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये चौरी कर लगाया था, यह था। तो दोस्तों ये पुत्री के विवाह पर कर था। चौरी कर क्या था? पुत्री के विवाह पर था। और तलवार बंधाई आपका क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी कर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बरठ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों बरठ क्षेत्र के अंदर बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नेनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध कोटा प्रजामंडल से, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 2 अप्रैल 1923 को, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कब? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो दोस्तों नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर जो थे ये झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे दोस्तों? झंडा गीत गाते हुए ये शहीद हो गए थे। कहाँ पर? डाबी नामक गांव में 2 अप्रैल 1923 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध बरठ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन से था, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो दोस्तों चेतराम जो है और टीकूराम जो है ये आपके किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? ये कुंदन गांव हत्याकांड में शहीद हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चेतराम और टीकूराम कुंदन हत्याकांड में शहीद हुए थे। आगे देखिए, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे। तो दोस्तों 1922 के समय सीकर के ठिकानेदार कौन हो जाएंगे? कल्याण सिंह हो जाएंगे। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ये ध्यान रखना है आपको, कल्याण सिंह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? तो दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में हुई थी। किसके प्रयासों से हुई थी दोस्तों? तो ये हीरा लाल शास्त्री के प्रयासों से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये अभी आपके आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया? तो दोस्तों सबसे पहले आपका 1903 में तो कृष्ण सिंह था, फिर 1906 में आपका कौन बना? पृथ्वी सिंह बना। इसके बाद दोस्तों 1914 में कौन हो जाएगा आपका? केसरी सिंह हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1914 में कौन बना जो कि अल्पवयस्क था? वो आपका केसरी सिंह हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1903 में कृष्ण सिंह, 1906 में पृथ्वी सिंह, 1914 में आपका कौन हो जाएगा? केसरी सिंह हो जाएगा। ठीक है, और केसरी सिंह उम्र में छोटा था, तो दोस्तों जो प्रशासन का कार्य था वो किसके पास चला गया? कोर्ट ऑफ वर्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। आगे देखिए, बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग
किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो दोस्तों बिजोलिया ठिकाने के अंदर बिजोलिया के जो किसान थे वो विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहकर पुकारते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कब हुई? ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये कब की गई? 1917 में की गई, बेरीसाल नामक गांव में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पर की गई थी दोस्तों? बेरीसाल नामक गांव में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? यहाँ पर अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, 1921 में मैनाल के भैरवकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दोस्तों मैनाल का जो भैरवकुंड है वहां से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1921 में बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी मैनाल के भैरवकुंड से। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? तो दोस्तों विद्या प्रचारिणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, विद्या प्रचारिणी सभा विजय सिंह पथिक। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? तो दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी का संबंध कहां से है? इनका संबंध जो है ये कानपुर से है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका संबंध कहां से? कानपुर से। कानपुर से ये एक समाचार पत्र प्रकाशित किया करते थे बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा था? प्रताप। ठीक है, तो प्रताप नामक समाचार पत्र में इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? तो नीमूचना हत्याकांड आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये 14 मई 1925 को हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा इसे दोहरी डायराशाही कहा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नीमूचना हत्याकांड जब हुआ था दोस्तों तो ये अलवर रियासत में हुआ था। कहां पर हुआ था? अलवर रियासत में हुआ था। और उस समय वहां का शासक कौन था दोस्तों? जयसिंह था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन था? जयसिंह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 1921-25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था। तो दोस्तों अलवर किसान आंदोलन का कारण 1921-25 में क्या था? एक कारण तो ये था दोस्तों, जंगली सूअरों का प्रभाव था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा कारण था, महाराजा जयसिंह ने करों में वृद्धि कर दी थी, लगान में वृद्धि कर दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो जयसिंह के द्वारा लगान दर बढ़ाया गया था, जिसे इजारा पद्धति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच के लिए बिजोलिया भेजा था? तो दोस्तों महादेव भाई को किसने भेजा था बिजोलिया किसान आंदोलन में जांच के लिए? तो ये महात्मा गांधी ने भेजा था। ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको भेजा था दोस्तों? महादेव भाई को भेजा था, महात्मा गांधी के द्वारा। म से महात्मा, म से महादेव को भेजा था। ठीक है, जांच के लिए। आगे देखिए, 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदारों के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो दोस्तों 1922 के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो होलैंड थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन थे? होलैंड थे। 1922 में बिजोलिया किसानों और ठिकानेदारों के बीच में समझौता हुआ था दोस्तों, और यहाँ पर 35 कर इनके माफ़ किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस समय कौन थे? एजीजी होलैंड। आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो प्रथम एजीजी कौन हो जाएंगे दोस्तों? लोकेट हो जाएंगे। ठीक है, गले में हम लोकेट पहनते हैं ना, तो लोकेट हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय दोस्तों एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। आगे देखिए, 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए थे? तो दोस्तों यहाँ पर 35 कर समाप्त कर दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बारे में कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। 1941 के समय इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। ठीक है, इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य वो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ के दीवान कौन थे दोस्तों? राघवाचार्य थे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन थे दोस्तों? राघवाचार्य। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उदयपुर या मेवाड़ के कौन हो जाएंगे? दीवान राघवाचार्य हो जाएंगे। और राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों बीकानेर के कौन थे, तो बीकानेर की पन्नी थी दोस्तों। कौन थे? बीकानेर की पन्नी यानी पन्नेकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पन्नेकर थे बीकानेर के। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों वीटी कृष्णाचारी कहाँ के थे, तो वीटी कृष्णाचारी जो थे ये कहाँ के थे, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। कब? 1941 में। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो दोस्तों नारायण जी पटेल, या आपसे पूछा जाए ठाकरे जी पटेल, इनका संबंध किससे था? ठाकरे जी पटेल। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए दोस्तों तुलसा भील का संबंध किससे था? ठाकरे जी पटेल का संबंध किससे था? नारायण जी पटेल का संबंध किससे था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे। तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? तो रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे 1923 के समय में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूपाजी हो जाएंगे और कृपाजी हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर किससे संबंधित है? वो आपके बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, बरड़ किसान आंदोलन से। और ये आपके किसके हो जाएंगे? ये आपके बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किनके बीच हुआ? तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन के तहत एक समझौता हुआ था जिसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया? बोल्शेविक समझौता कहा गया। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है। ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठाकुर अनूप सिंह के मध्य और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में हम देख लेते हैं। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। तो दोस्तों 1931 में भरतपुर के अंदर भूमि बंदोबस्त लागू किया गया और वहां पर करों में वृद्धि कर दी गई, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को, कब दोस्तों? 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने किया। ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया? भोजी लंबरदार ने किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के गिरफ्तार होने के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। तो भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर से है और 1931 के समय दोस्तों यहाँ पर यह घटना घटी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलवर के अंदर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों यासीन खान के द्वारा किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी दायराशाही की संज्ञा दी? तो दोस्तों नीमूचना का हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। उसे ही महात्मा गांधी के द्वारा दोहरी दायराशाही कहा गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिल उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक सवाल तो आपसे ये पूछा जाता है, अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना अलवर में की गई। ये आपको ध्यान रखना है, कब की गई? 1932 में की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर किसने संगठित किया था? तो मोहम्मद हाडी ने संगठित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने संगठित किया है यहाँ पर? मोहम्मद हाडी। तो ये मोहम्मद हाडी भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो आपको मोहम्मद हाडी ध्यान रखना है और एक आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? एक आपको यासीन खान ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों मेव किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे देखिए, किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी? सीकर किसान आंदोलन। तो दोस्तों सीकर किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा जो है वो आपकी दोस्तों ब्रिटेन में हुई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीकर किसान आंदोलन की चर्चा ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। आगे हम देखेंगे दोस्तों, धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो दोस्तों धापी दादी जो है और किशोरी देवी जो है इनका संबंध सीकर किसान आंदोलन से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किशोरी देवी जो थी ये तो कटरातल सम्मेलन से संबंधित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने कटरातल सम्मेलन का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने, और वहाँ पर मुख्य वक्ता कौन थी दोस्तों? उत्तमा देवी थी। धापी दादी जो है इनका संबंध भी सीकर किसान आंदोलन से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? तो दोस्तों सीकर के अंदर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1934 में किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कब किया गया दोस्तों? 1934 में जाट महायज्ञ का आयोजन सीकर के अंदर। आगे देखिए, 1937 में उदरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नेता थे। तो दोस्तों बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो ये जीवन चौधरी ने उठाई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवन चौधरी बीकानेर के अंदर लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी 1937 में। आगे देखिए, दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों इनको 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की गई थी, फिर भी इन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। ये कौन थे? आपके हनुमान सिंह थे। ये आपको ध्यान रखना है, कौन थे दोस्तों? हनुमान सिंह। और इनका संबंध किससे है? दूधवा खारा किसान आंदोलन से है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हनुमान सिंह का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? दूधवा खारा किसान आंदोलन से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में रायसिंह नगर में किसान शहीद हो गए। तो दोस्तों बीकानेर प्रजा परिषद में 1946 के अंदर जुलाई 1946 में बीरबल सिंह शहीद हो गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर बीरबल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? बीरबल दिवस मनाया जाता है बीकानेर में। यह भी आपको ध्यान रखना है, जुलाई 1946 में, ठीक है। आगे देखिए, हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो दोस्तों हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आने की वजह से सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो ये कौन थे आपके? ये आपके हरदत्त सिंह चौधरी थे। कौन थे? हरदत्त सिंह चौधरी। ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे दोस्तों? हरदत्त सिंह चौधरी, ठीक है। आगे देखिए,
बीकानेर किसान आंदोलनों नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान यूनियन क्यों किसके द्वारा लिखी गई, तो ये कुंभाराम आर्य के द्वारा लिखी गई थी। किसान यूनियन क्यों कुंभाराम आर्य के द्वारा लिखी गई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आप खुद से सवाल पूछिए, किसान यूनियन क्यों किसने लिखी, कुंभाराम आर्य ने लिखी थी। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुई थी, मई 1938 में हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 में हुई। ठीक है, और इसका अधिवेशन 1942 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, डाबरा डिडवाना हत्याकांड कब हुआ, तो ये 13 मार्च 1947 को हुआ। डाबरा कहाँ पर है दोस्तों, ड से डाबरा, ड से डिडवाना। ठीक है, हत्याकांड कहाँ हुआ, तो 13 मार्च 1947 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुआ, 13 मार्च 1947 को, ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो मोतीलाल चौधरी का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था, तो दोस्तों तसीमो कांड का संबंध जो है ये आपका धौलपुर रियासत से है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राधा कृष्ण बोरा, किशन लाल शाह, CR चौपासनीवाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल, विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो इनका संबंध भी दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन से है, जिसमें आपको चौपासनीवाला दोस्तों स्पेशली ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 1942 चंद्रावल गांव, तो दोस्तों चंद्रावल की घटना जो है ये आपकी कब हुई थी, तो चंद्रावल की घटना आपकी मार्च 1942 में हुई थी, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 1942 चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मीठालाल, विजय शंकर, अन्य किसान घायल हो गए, इनका संबंध किस लोक परिषद से था, तो इनका संबंध मारवाड़ लोक परिषद से है, ये हमने अभी ऊपर देख लिया, मीठालाल और विजय शंकर। ठीक है, मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब, वो मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो दोस्तों मेर विद्रोह को दबाने के लिए, किसको, मेर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में ब्यावर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरवाड़ा मारवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 ब्यावर में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाग क्षेत्र, कौन सा दोस्तों, अजमेर का झाग क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा, तो अजमेर का झाग क्षेत्र जो था दोस्तों ये मेर जाति के लिए चर्चा में रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। मेर जाति ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था, इसलिए झाग क्षेत्र चर्चा में रहा। कौन सा क्षेत्र, झाग क्षेत्र। ठीक है, कहाँ पर ये, अजमेर में 1818 से 1824 के बीच में, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133, भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलते थे, तो दोस्तों भीलों का अपना एक क्षेत्र होता था, अगर उस क्षेत्र से कोई गुजरता था तो ये उनसे कर लिया करते थे, उस कर का नाम क्या था दोस्तों, बोलाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बोलाई। ये सवाल अभी आरपीएससी के एग्जाम 2024 में पूछा गया है दोस्तों, आरपीएससी एग्जाम 2024 में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आरएसएम एसएसबी के द्वारा भी पूछा जाएगा, बोलाई क्या हो जाएगा दोस्तों, भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल या यात्रियों से कर वसूला करते थे। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, बोलाई हो जाएगा। आगे देखिए, 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय 1841 में गठित हुआ था, तो ये कहाँ पर रखा गया, खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित की गई, तो ये खेरवाड़ा और कोटला में स्थापित की गई थी। ठीक है, मेवाड़ भील कोर के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1856 में महाराणा ने मेहता सवाई जयसिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, महाराणा ने मेहता सवाई सिंह, क्या नाम है, मेहता सवाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, तो मेहता सवाई सिंह को किस क्षेत्र में भेजा था, कालीबास क्षेत्र में भेजा था। ठीक है, कालीबास क्षेत्र में भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1856 की बात है ये, यानी कि 1857 की क्रांति के पहले की बात है, कालीबास में भेजा था किसको, मेहता सवाई सिंह को भील विद्रोह को दबाने के लिए महाराणा ने। आगे देखिए, 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील, चिलकारी और शेरगढ़ गांव के भील, ये नाम ध्यान रखना है आपको, चिलकारी और शेरगढ़ गांव, 1873-74 की बात हो रही है दोस्तों, कब की बात हो रही है, 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील। आगे देखिए, तो चिलकारी और शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे, यह किस राज्य के अंतर्गत आता था, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा राज्य के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चिलकारी और शेरगढ़ किस रियासत के अंतर्गत आता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भीलों में जन जागृति लाने वाले गोविंद गिरी डूंगरपुर के किस गांव के निवासी थे, गोविंद गिरी जो थे दोस्तों डूंगरपुर के बेड़सा गांव के निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से था, तो इनका संबंध बंजारा परिवार से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बंजारा थे ये, और इनका संबंध डूंगरपुर के बेड़सा गांव से, ये भी आपको ध्यान रखना है, बेड़सा के ही निवासी थे। आगे देखिए, गोविंद गिरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से
भीलों की सेवा की। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। तो दोस्तों इन्होंने फरवरी 1883 में संप सभा की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती से ये प्रभावित थे। इसके अलावा कोटा और बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। ये किसके शिष्य बने दोस्तों? ये राजगिरी के शिष्य बने। क्या पता ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। उन्होंने भगत आंदोलन चलाया, तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा ही चला गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और संप सभा की स्थापना दोस्तों 1883 में हुई। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम अधिवेशन इसका 1903 में हुआ था और द्वितीय अधिवेशन 1913 में हुआ था, ठीक है, जहां पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। तो उसके बारे में वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 तक राजपुताना छोड़कर सुंत व ईडर के भीलों में कार्य किया। ये किस राज्य में? तो दोस्तों सुंत और ईडर जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? गुजरात में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भील एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? तो दोस्तों कौन सी कंपनियां पहुंची थी? तो यहाँ पर आपकी मेवाड़ भील कोर पहुंची थी, ये आपको ध्यान रखना है। 104 वेलेजली राइफल्स पहुंची थी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट पहुंची थी, ठीक है। एक तो आपको 104 वेलेजली राइफल्स हो जाएगी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट हो जाएगी और यहाँ पर मेवाड़ भील कोर हो जाएगी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये भी हम देखेंगे, ये कब हुआ था आपका? तो ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? तो ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि दोहरी डायरे शाही किसको कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? वो आपके नीमूचना हत्याकांड को कहा गया था, जो कि अलवर रियासत में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए 17 नवंबर दोस्तों 1913 मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपने दस्तावेजों में कितना दिखाया, कितने भील मारे गए? तो 100 भील मारे गए। ये अंग्रेजों के अनुसार दस्तावेजों में दिखाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि झूठ ही होगा, सच तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो अंग्रेजी दस्तावेजों में कितने दिखाए गए? 100 दिखाए गए थे। आगे देखिए 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी की स्थिति क्या थी? गोविंद गिरी व पुंजा भील को बंदी बना लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुंजा भील गोविंद गिरी को पहले आजीवन कारावास की सजा दी गई, फिर उसे 10 वर्ष में, फिर उसे 7 वर्ष के पश्चात रिहा कर दिया गया, ठीक है। सुंत जो कि गुजरात में है दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व ईडर राज्य में प्रवेश निषेध कर दिया गया इनका, ठीक है। यानी सुंत में, ईडर में, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इनका प्रवेश निषेध कर दिया गया। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद गाँव में रहने लगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सरकारी निगरानी में रहने लगे थे, कहाँ पर? अहमदाबाद संभाग में, ठीक है, पंचमहल जिले के झालोद गाँव में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कौन से गांव में रहने लगे थे? तो झालोद गांव में रहने लगे थे, अहमदाबाद संभाग। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव के अंदर हुआ? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत का जन्म जो होता वो कोलियारी गांव झाडोल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ मोतीलाल तेजावत का जन्म? कोलियारी गांव झाडोल में हुआ था। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? तो ये ओसवाल बनिया थे दोस्तों, ठीक है, ओसवाल बनिया हो जाएंगे मोतीलाल तेजावत। जबकि गोविंद गिरी क्या थे दोस्तों? वो आपके बंजारे थे, ठीक है। आगे देखिए, भीलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के द्वारा कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वो आपकी गोविंद गिरी ने की थी। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? तो दोस्तों उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र आपका सिरोही बना था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। उदयपुर के बाद कौन सा बना आंदोलन का केंद्र? सिरोही बना था, ठीक है। महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया जो असफल रहा? तो ये दोस्तों रमाकांत मालवीय ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ये रमाकांत मालवीय ने किया था, ये आपको ध्यान रखना। किसने किया था? ये रमाकांत मालवीय के द्वारा किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सिरोही के अंदर भील आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? रमाकांत मालवीय ने किया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। यह किस रियासत में था? तो दोस्तों बलोरिया जो है ये आपका कहां पर हो जाएगा? बलोरिया आपका कहां पर हो जाएगा दोस्तों? ये सिरोही में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक स्थान पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को इन्होंने जला दिया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1851 में उदयपुर राज्य में जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो दोस्तों जहाजपुर परगना जो था उसमें किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो ये मीणा जनजाति ने विद्रोह कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर राज्य के, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? तो 1855 में गठित किया गया दोस्तों, ठीक है। देवली छावनी जो थी उसको 1855 में गठित किया गया। किनके विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों? मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए। इसको कैसे याद रखोगे आप? ऐसे याद रखिए दोस्तों, देवा मीणा,
ठीक है। तो देवा से आपका तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देवली हो जाएगा। और मीणा से आपका मीणा के विद्रोह को दबाने के लिए 1855 में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी तथा डूंगर के पटेल पूंजाधीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो गोविंदगिरी को दोस्तों संत रामपुर की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोविंदगिरी को कहाँ पर रखा गया? संत रामपुर की जेल और अहमदाबाद की साबरमती जेल। आगे देखिए दोस्तों, गोविंदगिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया जबकि उनको मृत्युदंड की सजा मिली थी? तो ये आरपी बारो। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? आरपी बारो। आरपी सिंह नहीं है दोस्तों, आरपी बारो है, ठीक है। आगे देखिए, गुरु गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब संत रामपुर जेल से रिहा किया गया? तो दोस्तों संत रामपुर जेल से इन्हें 1 जुलाई 1923 को रिहा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कब रिहा किया गया? 1 जुलाई 1923 को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुरजी भगत का संबंध किससे था? तो दोस्तों सुरजी भगत का संबंध जो है वो भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, गुरु गोविंदगिरी का निधन कब हुआ? गोविंदगिरी का निधन दोस्तों 1931 30 अक्टूबर को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको रिहा 1923 में किया गया और इनका निधन 1931 में हुआ, 30 अक्टूबर 1931 को। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। तो दोस्तों मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? ये सवाल भी आपका नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है। ये 2 सितंबर 2002 को किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया गया? 2 सितंबर 2002 को शहीद स्मारक का निर्माण मानगढ़ धाम में किया गया, 2002 में। आगे देखिए, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंदगिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? तो शताब्दी समारोह मनाना कब प्रारंभ किया दोस्तों? 17 नवंबर 2012 से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17 नवंबर 2012 से। एक तो आपका 2002 हो गया जिसमें तो आपका शहीद स्मारक बनाया है, ठीक है। और एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? शताब्दी समारोह हो जाएगा 2012 का। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? तो नीमड़ा हत्याकांड आपका 1921-22 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीमड़ा हत्याकांड, इसके बारे में भी हम देखेंगे। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। तो दोस्तों 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की पुकार या मेवाड़ पुकार के नाम से 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया था मेवाड़ महाराणा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ गया दोस्तों, निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो निमड़ा हत्याकांड जो है ये आपका एक ही आंदोलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? एक ही आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? वापस दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत जो थे इनके द्वारा आंदोलन वापस ले लिया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी ने किसे भेजा? तो मणिलाल कोठारी को भेजा। तो म से तो आपका मोतीलाल हो जाएगा, मोतीलाल को समझाने के लिए किसे भेजा दोस्तों? मणिलाल को भेजा, यानी महात्मा गांधी जी ने मणि भेज दी, ठीक है, मोतीलाल तेजावत को समझाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत को ईडर राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार किया था खेड़ ब्रह्मा से 3 जून 1929 को, यानी इन्हें 1929 को गिरफ्तार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोविंदगिरी जो थे उन्हें संत रामपुर की जेल में डाला गया था, अहमदाबाद की जेल में डाला गया था, वो बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके उदयपुर जेल में रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोतीलाल तेजावत का निधन हुआ, मोतीलाल तेजावत का निधन दोस्तों 1963 में हुआ, 5 दिसंबर 1963 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? 1929 में। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पैसा कानून लागू किया गया था? तो दोस्तों 1930 में जयराम पैसा कानून लागू किया गया था, ठीक है, कुछ लोगों को पाबंद करने हेतु। तो ये मीणा जनजाति के लोग थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयराम पैसा कानून रद्द कब हुआ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1952, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कब हुआ ये रद्द? तो 1952 में हुआ था। आगे देखिए, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ? तो ये संत मगन सागर जी के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 1944 में एक विशाल सम्मेलन हुआ था दोस्तों नीम के थाना में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संत मगन सागर जी के नेतृत्व में। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया? तो दोस्तों ये बागावास में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ? बागावास में। तो दोस्तों चौकीदार मीणाओं ने इस्तीफा देकर इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक है। तो भगत आंदोलन जो शीर्षक है उस नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? वीके वशिष्ठ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप सोचते होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया, तो भैया ये क्लास 9 से पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, शेखावटी में 5 प्रमुख ठिकाने जिन्हें पंचपाणे के नाम से जाना जाता है, उनमें कौन कौन शामिल है दोस्तों? बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोद।
ठीक है, इन्हें कैसे याद रखोगे दोस्तों आप? यहाँ से सवाल इसी तरीके से पूछा जाता है, पंच पहाड़ों में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे कैसे याद रखोगे आप दोस्तों? एक तो आपका मंडावा जाएगा, मंडावा, और एक आपका हो जाएगा मलसीसर। तो मंडावा मलसीसर को बिसर जाओ, मंडावा मलसीसर को बिसर जाओ। और किसको याद करो दोस्तों? नवलगढ़ और ढूंढ लोथ को। ठीक है, नवलगढ़ और ढूंढ लोथ को याद करो। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए दोस्तों, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? भील आंदोलन दोस्तों कोटड़ा उदयपुर से प्रारंभ हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो सज्जन कीर्ति सुधारक नामक समाचार पत्र दोस्तों उदयपुर से प्रकाशित होता था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब होता था? 1885 में। अगला सवाल देखिए, 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स कहां से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों साप्ताहिक समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स, ये कहां से प्रकाशित होता था? ये अजमेर से प्रकाशित होता था 1885 के समय में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सज्जन कीर्ति सुधारक भी 1885। आगे एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों, केसरी सिंह बारड ने एडवर्ड सप्तम के राज्यरोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर रोका था? तो दोस्तों ये किसको रोका था? फतेह सिंह को रोका था। किसने रोका था? केसरी सिंह बारड ने 13 सोटे लिखे थे दोस्तों। कौन सी भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में लिखे थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब की बात है दोस्तों? तो ये 1903 की बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये व्योमेश बनर्जी को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको बनाया गया था? व्योमेश बनर्जी को। ठीक है, और यहाँ पर पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला विदेशी अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट हो जाएगी। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रथम स्वदेशी महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, स्वदेशी महिला अध्यक्ष। ये कहाँ से थी? ये यूपी से थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी यही रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक क्वेश्चन सेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। आगे देखिए, 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर किशनलाल हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? तो दोस्तों ये दिल्ली अधिवेशन में, ठीक है, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहां पर की थी? तो दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। कहां पर की गई थी? तो दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कहां पर की गई थी? दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन बताइए। तो दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों पहला अधिवेशन तो आपका कहां पर हुआ था? पहला अधिवेशन आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ दोस्तों? दूसरा अधिवेशन आपका दिसंबर 1919 में कहां पर हुआ? अमृतसर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मार्च 1920 में अजमेर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अजमेर राजस्थान में हुआ था। और चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ दोस्तों? चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहला दिल्ली हो जाएगा, दूसरा आपका पूछा जाता है अमृतसर, तीसरा आपका अजमेर हो जाएगा, चौथा आपका नागपुर हो जाएगा। इसके टोटल 4 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों तीसरा अधिवेशन जो कि अजमेर में हुआ था मार्च 1920 में, इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों उनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये गणेश नारायण सोमाजी के द्वारा की गई थी। यानी कि यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया जाना था? नरसिंह चिंतामणि को बनाया जाना था। ठीक है, बट वो नहीं पहुंच पाए, तो फिर किसको बनाया गया? तो गणेश नारायण सोमाजी को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसको बनाया गया? गणेश नारायण सोमाजी को बनाया गया, जो कि नागपुर में हुआ था चौथा अधिवेशन। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है
कौन वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे? नरसिंह चिंतामणि। और किसको बनाया गया? गणेश नारायण सोमाजी को बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी तथा हरिभाऊ किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के द्वारा की गई थी, ठीक है। वर्धा कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। वर्धा से विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केसरी नामक समाचार पत्र निकाला गया था वर्धा से, ठीक है। और नवीन राजस्थान अजमेर से निकाला गया था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ जो था ये 1920 में कहाँ पर ट्रांसफर किया गया? इसका स्थानांतरण कहाँ पर किया गया? तो 1920 में इसका स्थानांतरण अजमेर किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के राजनीतिक व क्रांतिकारी भंवरलाल सर्राफ किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने? तो दोस्तों भंवरलाल सर्राफ जो थे ये जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? आपके जय नारायण व्यास हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी और यहाँ पर अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी थे। तो ये जमनालाल बजाज हो जाएंगे जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता मौलाना शौकत अली के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अजमेर में जो 1921 में राजनीतिक सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता मौलाना शौकत अली के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। संस्थापक कौन था? अध्यक्ष कौन था? ठीक है। उपाध्यक्ष कौन था? स्थापना कब हुई थी? इसी तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस किसे भेजा था? तो दोस्तों पेरिस जो भेजा था भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में, तो ये गंगा सिंह को भेजा था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? तो दोस्तों नरेंद्र मंडल की स्थापना गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। 1921 भी एग्जाम में पूछा जाता है, गंगा सिंह एग्जाम में पूछा जाता है। अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता यहाँ पर वायसराय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वायसराय के द्वारा। स्थापना गंगा सिंह ने की थी बट अध्यक्षता वायसराय के द्वारा की गई थी, ठीक है। याद रह जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह संपूर्णानंद आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था? तो दोस्तों ये बीकानेर के जो राजा थे उन्होंने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वदेशी वस्त्र पहनने के चक्कर में और तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि ये आंदोलन में भाग ले रहे थे, स्वदेशी वस्त्र पहन रहे थे, तिलक स्वराज्य कोष में चंदा दे रहे थे। तो दोस्तों ये राजा को पसंद नहीं आया और राजा ने इनको सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया, ठीक है। किस किस को? शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा। आगे देखिए, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते हैं? तो दोस्तों फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर 1921 में उदयपुर का शासन किसे दे देते हैं? भूपाल सिंह को दे देते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भूपाल सिंह के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छानुसार मंत्रिमंडल बनाया। उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा गया? तो दोस्तों इसमें राजस्व विभाग जो है ये मिस्टर ट्रेंच को सौंपा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। भोपाल सिंह जब राजा बने तो मंत्रिमंडल बनाया गया, तो उसमें राजस्व विभाग मिस्टर ट्रेंच को सौंपा गया था, ठीक है। आगे देखिए, 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ? तो दोस्तों जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण में चौथे चरण में हुआ था, ठीक है। ये एकीकरण का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। चौथे चरण में हुआ था, ठीक है। जोधपुर का विलय वरद राजस्थान में। आगे देखिए, बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों चूरू के क्रांतिकारी जो कि बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां पर भी सर्वप्रथम पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन थे? स्वामी गोपाल दास। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी कौन थे? तो ये स्वामी गोपाल दास थे, ठीक है, बीकानेर के अंदर। आगे देखिए, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने कहाँ की? तो दोस्तों मग्गाराम वेद के द्वारा 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1936 ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके सहायक कौन थे दोस्तों? रघुवर दयाल गोयल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके सहायक कौन हो जाएंगे? रघुवर दयाल गोयल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक बने थे। तो दोस्तों
गंगा सिंह की मृत्यु हो गई थी तो बीकानेर के नए शासक कौन बने थे? शार्दुल सिंह बने थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1946 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये 1947 में की गई थी, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा, धारासभा, हाईकोर्ट और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1947 में की गई थी, बीकानेर एक्ट पास करके। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया बीकानेर की पन्नी, तो ये आपके हो जाएंगे के.एम. पणिकर। ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे? बीकानेर की पन्नी यानी के.एम. पणिकर, ठीक है। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर से ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया। तो दोस्तों संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग किसने लिया था? ये जसवंत सिंह ने लिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग किसने लिया था? तो जसवंत सिंह के द्वारा लिया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी? तो माउंटबेटन योजना दोस्तों 3 जून 1947 को बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है, कब बनी? 3 जून 1947 को। ये आपके बुक में दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? शार्दुल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। जसवंत सिंह के बाद ये राजा बने। आगे देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों विजय नामक समाचार पत्र जैसलमेर का पहला समाचार पत्र था। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1920 में प्रकाशित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। तो 1932 में दोस्तों माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन भी किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? जैसलमेर में नहीं की गई। कहां पर की गई? जोधपुर में की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई। कब की गई? 1945 में की गई। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? मीठालाल व्यास के द्वारा, ठीक है। जैसलमेर के लोग 4-5 मीठे बोल बोलते हैं, तो 4-5 से 45 हो जाएगा। 1945 मीठे बोल बोलते हैं तो मीठालाल व्यास हो जाएगा, ठीक है। और जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। डेट ध्यान रखनी है। किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको अध्यक्ष बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए 1941 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों मेवाड़ का, उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो वहां पर वापस माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया गया? तो ये 1941 में हटाया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1938 में जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे धर्म नारायण। क्या नाम था दोस्तों? धर्म नारायण, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। धर्म नारायण ने इसे क्या किया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इसे प्रतिबंध कब हटाया फिर दोबारा? तो 1941 में इसे प्रतिबंध हटाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहां चले गए थे? तो दोस्तों जब प्रतिबंध लगा था तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़ चुके थे, तो ये कहां पर चले गए थे? अजमेर चले गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1941 में वापस प्रतिबंध हटाता, तो ये सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? तो 1918 में हुई दोस्तों। इसके 4 अधिवेशन हुए थे। पहला आपका दिल्ली में हो जाएगा, दूसरा आपका अमृतसर में हो जाएगा, तीसरा अजमेर में हो जाएगा और चौथा नागपुर में हो जाएगा, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए दोस्तों, 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया? तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बट जयपुर प्रजामंडल जो था उसने राजनीति में प्रवेश कब किया? तो ये 1938 में किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल का जो है 1938 में अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और 1938 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। किसने की थी? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आरपीसी के द्वारा पूछा गया था। आगे देखिए, प्रजामंडल की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? नेनू राम शर्मा के द्वारा। आगे देखिए, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हो जाएगी, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। और दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना भी 1936 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये आपकी 1945 में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? ये गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों 1938 में हुई थी, ठीक है। 1938 में काफ़ी सारे प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिरोही प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1939 को गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। सिरोही प्रजामंडल का जो प्रशासन था दोस्तों, वो किसको सौंपा गया था? तो ये मुंबई को सौंपा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको सौंपा गया था? बम्बई को सौंपा गया था, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर रियासत से प्रारंभ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? तो दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद को मार्च 1940 में गैर कानूनी घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ? तो दोस्तों मारवाड़ रियासत के अंदर सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ? जनवरी 1938 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है, जनवरी 1938, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का आगमन मारवाड़ रियासत में 1938 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। 2 अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। एक अधिवेशन कौन सा है दोस्तों? एक तो आपका लाहौर अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है? लाहौर अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, जो कि कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो थे दोस्तों, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था दोस्तों? तो इन्होंने यहाँ पर स्वराज्य की मांग की थी, ये आपको ध्यान रखना है, स्वराज्य की मांग की थी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रजामंडल के दौरान स्वराज्य की मांग की गई थी दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वराज्य की मांग जो की गई थी वो लाहौर अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और एक अधिवेशन दोस्तों आपका कब हुआ? 1938 में। ये कौन सा अधिवेशन था? ये हीरापुरा अधिवेशन था, जो कि कहाँ पर हुआ था आपका दोस्तों? हीरापुरा अधिवेशन, ये आपका गुजरात में हुआ था, ठीक है। और हीरापुरा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता आपके कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। लाहौर की तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, और हीरापुरा का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, फूलचंद बाफना, शिवदयाल, तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों ये मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है। फूलचंद बाफना, शिवदयाल, तुलसीदास का संबंध किससे? मारवाड़ से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो दोस्तों इनका संबंध जो है ये जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रमा देवी का, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने? तो दोस्तों यहाँ पर हनुमंत सिंह बने थे। कौन बने थे दोस्तों? हनुमंत सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, हनुमंत सिंह बने थे, ठीक है। यहाँ पर हनुमंत सिंह लिखा हुआ है, हनुमंत सिंह बने थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से चरण है वो हम देख लेते हैं। प्रथम चरण जो है आपका वो कौन सा है दोस्तों? 1927 ईस्वी से पूर्व का, ठीक है। इसे सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था, ये माना जाता है, ठीक है। दूसरा चरण आपका 1927 से 1938। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, ठीक है। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है 1927 में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसका जो तीसरा चरण है दोस्तों 1938 से 1949। 1938 में हीरापुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। स्वराज्य की मांग कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 1941 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई? तो दोस्तों ये अभी मैंने आपको बताया 1941 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। यानी कि सभापति कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आचार्य जेबी कृपलानी, ये भी आपको ध्यान रखना है, और विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर आए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आचार्य जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो दोस्तों दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जो है ये उदयपुर में हुआ था, ठीक है। और पहला अधिवेशन पूछा जाए दोस्तों तो ये बंबई में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ था, ठीक है। किसके निमंत्रण पर? तो मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो दिसंबर 1945 में हुआ था। आगे देखिए, उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जो 7वां अधिवेशन हुआ था। आगे देखिए,
मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो दोस्तों मेवाड़ के संविधान का प्रारूप जो है ये के.एम. मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। के.एम. मुंशी काफ़ी बार पूछा जाता है। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप के.एम. मुंशी ने तैयार किया। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ये नेनूराम शर्मा को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको जाता है? नेनूराम शर्मा। और एक और है दोस्तों अभिन्न हरि, ठीक है। आगे देखिए, अभिन्न हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नेनूराम शर्मा ने की थी? तो दोस्तों ये मांगरोल में की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? मांगरोल के अंदर की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों कोटा प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था रामतलाई के अंदर 1940 में, इसकी अध्यक्षता अभिन्न हरि ने करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मांगरोल में जो हुआ था दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी, उसकी अध्यक्षता तो आपके नेनूराम शर्मा ने की थी, बट रामतलाई क्षेत्र 1940 में जो कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अभिन्न हरि ने करी थी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो दोस्तों इनका संबंध कोटा प्रजामंडल से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक आपके दोस्तों तनसुख लाल का संबंध भी किससे? कोटा प्रजामंडल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किससे? कोटा प्रजामंडल से। और तनसुख लाल का संबंध भी किससे? कोटा प्रजामंडल से, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उपराष्ट्र प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो दोस्तों भीम सिंह का संबंध जो है वो कोटा रियासत से, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो दोस्तों नमाणा ग्राम जो है इसका संबंध जो है ये बूंदी प्रजामंडल से, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो दोस्तों 1931 में एक तो आपका जयपुर प्रजामंडल की गठन हुआ था और एक आपका बूंदी प्रजामंडल का गठन हुआ था 1931 में। इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो कांति रानी ने की, ये आपको ध्यान रखना है, बूंदी प्रजामंडल की। आगे देखिए, जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की? तो दोस्तों जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कब की थी। चरखा संघ की स्थापना 1927 में की थी जमनालाल बजाज के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की और राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन प्रजामंडल था? तो दोस्तों 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी और 1938 में जो इसका अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी, ठीक है। जमनालाल बजाज के द्वारा ही चरखा संघ की स्थापना 1927 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया। तो 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए हीरालाल शास्त्री को निर्वाचित किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1940 में, इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन अप्रैल 1938 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई, ठीक है। आगे देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री जिनके बीच समझौता हुआ। तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है, और इसी वजह से बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा फिर आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। आगे देखिए, जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो दोस्तों भाग नहीं लिया था किसके तहत? जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। तो किसके नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया? तो दोस्तों आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया भाग लेने के लिए, ये बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। कब किया था? 1942 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, किसकी मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल का विलय 1945 में हो गया था, ठीक है। किसमें हो गया था? आज़ाद मोर्चे में। तो ये किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1945 में जयपुर प्रजामंडल का विलय आज़ाद मोर्चे में करवा दिया, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों हरिनारायण शर्मा का संबंध किससे? अलवर प्रजामंडल से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मास्टर भोलानाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की? तो ये अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी और मास्टर भोलानाथ, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों,
जनवरी 1944 में अल्बर्ट प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दोस्तों अल्बर्ट प्रजामंडल का भी प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी और मास्टर भोलानाथ ने तो 1938 में अल्बर्ट प्रजामंडल की स्थापना की थी, बट प्रथम अधिवेशन भवानी शंकर शर्मा के अध्यक्षता में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजी लाल मिश्र, विजय देश पांडे व मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे था? तो ये आज़ाद मोर्चे से था। ये आपको ध्यान रखना है। नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चिरंजी लाल मिश्र, विजय देश पांडे, मुक्तिलाल मोदी और बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है। आगे देखिए, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वो किस स्थान पर आए थे? तो 1934 में महात्मा गांधी राजस्थान आए, तो ये कहाँ पर आए थे? सर्वप्रथम अजमेर में आए थे। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिलीभगत होने के संदेह के कारण हटाया गया, तो ये थे NB खरे। कौन थे दोस्तों? NB खरे। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी दोस्तों, तो हत्या में मिलीभगत के संदेह के कारण NB खरे को हटा दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के दीवान थे? अलवर के दीवान थे, ठीक है, NB खरे। आगे देखिए, भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया, तो ये किशन सिंह हो जाएंगे दोस्तों। याद रखना है, ठीक है। राजभाषा का दर्जा दिया हिंदी को और स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया, किशन सिंह ने। भरतपुर के शासक थे ये, ठीक है। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है नारा किसने दिया? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जाट झंडा खतरे में है, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा आपके मान सिंह ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान रखने के लिए किसने दिया? मान सिंह ने दिया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्यनाथ ने कहाँ पर की थी? तो दोस्तों ये रेवाड़ी के अंदर की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। रेवाड़ी में गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्यनाथ ने की थी। आगे देखिए, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको बनाया गया? गोपीलाल यादव को। आगे देखिए, 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भरतपुर प्रजा परिषद जो था दोस्तों, इसका पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब हुआ था? 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट 1940 तो ध्यान कर ही लेना, ठीक है। आगे देखिए, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1928 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुई थी? ये 1928 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बयाना में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन। ब्रज जन प्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया, जिसके नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी व उपनेता मास्टर आदित्यनाथ बने? तो ये 1942 में किया गया था दोस्तों, ब्रज जन प्रतिनिधि समिति का गठन, ठीक है। तो जिसके नेता कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी थे और मास्टर आदित्यनाथ बने थे 1942 में, ठीक है। आगे देखिए, 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। कब? 1936 में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? तो धौलपुर, ठीक है। श्रद्धानंद का संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? धौलपुर से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने धौलपुर के अंदर जन चेतना का कार्य किया। इन्होंने धौलपुर के अंदर जन चेतना का कार्य किया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो दोस्तों तसीमो कांड का संबंध धौलपुर प्रजामंडल से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तसीमो कांड जो है दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये कब हुआ था? तो ये नवंबर 1946 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और इससे संबंधित कौन कौन है दोस्तों? तो पंचम सिंह और छतर सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। पंचम सिंह और छतर सिंह का संबंध किससे है दोस्तों? ये आपके तसीमो कांड से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचम सिंह, छतर सिंह, नवंबर 1946, इनका संबंध किससे हो जाएगा? तसीमो कांड से। आगे देखिए, 1938 में त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मान सिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी। किसके द्वारा? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। चिरंजी लाल शर्मा भी थे इसमें और मान सिंह भी थे। आगे देखिए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व विनोद चंद्र के द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और विनोद चंद्र के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? तो दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? वागड़ का गांधी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जमनालाल बजाज जो है दोस्तों, उनको गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है।
अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो दोस्तों अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर जो थे इन्होंने 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। गोकुल भाई भट्ट व वर्धीशंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की? तो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट और ये नाम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वर्धीशंकर। ठीक है। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी। ठीक है। और इसका प्रशासन किसे सौंपा गया था दोस्तों? बंबई सरकार को सौंपा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। रियासती विभाग 5 जुलाई 1947। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है। शाहपुरा प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो लादूराम व्यास, रमेश चंद्र, ओझा ठाकुर और सुदर्शन देव के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। लादूराम व्यास आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लादूराम व्यास के द्वारा की गई थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1936 में किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। और एक और नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है ये धौलपुर प्रजामंडल से ही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और सदानंद जी का संबंध किससे हो जाएगा? धौलपुर से। तसीमु कांड का संबंध धौलपुर से हो जाएगा, पंचमचंद छतर सिंह। ठीक है। तो एक आपका है कुशलगढ़ प्रजामंडल दोस्तों। कौन सा प्रजामंडल है? कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये कन्हैया लाल शर्मा के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। संस्थापक कौन थे? कन्हैया लाल शर्मा थे। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो भंवरलाल निगम थे, भंवरलाल निगम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसकी ही तरह एक और आता है दोस्तों किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा? किशनगढ़ प्रजामंडल। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी दोस्तों। किसने की थी? कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी और जमाल शाह यहाँ पर अध्यक्ष थे। ठीक है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 5 जुलाई 1947। ठीक है। यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सचिव किसको बनाया गया था? सचिव यहाँ पर वीपी मेनन को बनाया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। किसको बनाया गया था? वीपी मेनन। ठीक है। याद रह जाएगा। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई। वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया, सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ रियासतें दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ हो जाएगी। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी मारवाड़ थी। ठीक है। और सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से शाहपुरा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यानी कि सबसे प्राचीन आपसे पूछी जाए तो मेवाड़ हो जाएगी, सबसे नवीन झालावाड़ हो जाएगी, और सबसे बड़ी रियासत आपकी मारवाड़ रियासत हो जाएगी, सबसे छोटी रियासत आपकी शाहपुरा रियासत हो जाएगी। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? मेवाड़ में संविधान का प्रारूप जो है दोस्तों ये के.एम. मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और मत्स्य संघ का जो नामकरण किया गया था दोस्तों वो भी आपका के.एम. मुंशी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। आगे देखिए, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, मत्स्य संघ में कौन से जिले शामिल थे? मत्स्य संघ के अंदर दोस्तों कौन से जिले शामिल थे? मत्स्य संघ के अंदर आपके ABCD हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ पर अलवर को राजधानी बनाया गया था, भरतपुर में आपका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और धौलपुर का जो राजा था दोस्तों उदयभान सिंह जो था उसको क्या राज प्रमुख बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? NV गोडगिल के द्वारा किया गया था। और ये कब की बात है दोस्तों? ये 18 मार्च 1948 की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। इसको कैसे याद रखोगे आप? 8 + 7 15 होता है, बट हमको क्या करना है? 14 करना है। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है। याद रह जाएगा। आगे देखिए, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे। तो अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण के समय, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत का विलय हुआ? तो दोस्तों 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान यानी सेकंड चरण की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर 9 रियासतों का विलय हुआ था दोस्तों। और एक आपका ठिकाना था, कौन सा? कुशलगढ़। एक ठिकाना कौन सा था आपका? कुशलगढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कुशलगढ़ कहाँ पर था? बांसवाड़ा का ठिकाना था, ये आपको ध्यान रखना है। और रियासतें कितनी थी? 9 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें थी दोस्तों? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। ठीक है, 9 रियासतें होगी और कुशलगढ़ आपका ठिकाना था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? तो दोस्तों एकीकरण का कार्य जो है ये आपका अजमेर को और एमपी के सुनील टप्पा को मिलाकर पूर्ण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एमपी का सुनील टप्पा जो था दोस्तों, इसको राजस्थान में मिलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राजस्थान का सिरोंज था दोस्तों, राजस्थान का सिरोंज एमपी में मिलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक अपन ने ले लिया, एक उनको दे दिया, उनको सिरोंज दे दिया और अपन ने कौन सा ले लिया? सुनील टप्पा ले लिया। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सरदार पटेल जो थे दोस्तों, ये आपके 6 चरण में इंक्लूड थे, ये आपको ध्यान रखना है। 7वां चरण जो था दोस्तों, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? तो स्वतंत्रता से पूर्व शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व एजीजी के ऊपर था दोस्तों। ठीक है, सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों सरदार पटेल ने 6 चरणों में भाग लिया था, 7वें चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों ये बीकानेर के शार्दुल सिंह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बीकानेर के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, शार्दुल सिंह ने। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक आपका बृजेंद्र सिंह हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगा? बृजेंद्र सिंह, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपसे दोस्तों बूंदी का पूछा जाए तो बूंदी का कौन हो जाएगा? बूंदी का आपका बहादुर सिंह था। कौन था? बहादुर सिंह। ठीक है, भरतपुर का आपका बृजेंद्र सिंह और बूंदी का बहादुर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों प्रथम महाराणा भूपाल सिंह जो थे, ये आपके मेवाड़ रियासत से, ये आपको ध्यान रखना है। और ये महाराज प्रमुख कब बने थे दोस्तों? तो महाराज प्रमुख ये 1949 व्रत राजस्थान में इनको बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 30 मार्च 1949 को। ठीक है, राज प्रमुख इनको 3rd चरण में बनाया गया था और 4th चरण में इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, अभी सारी डिटेल हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 1949 में व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री आपका शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और दोस्तों द्वितीय चरण जो हुआ था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, इसका प्रधानमंत्री जो है ये गोकुललाल असावा को बनाया गया था। और तीसरा चरण जो हुआ था उसमें माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चारों चरण के प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं। आगे देखिए, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। ठीक है, 25 मार्च 1948 को हुआ। और यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया था? कोटा के भीम सिंह को, कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर राजधानी भी कोटा को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उपराज प्रमुख बूंदी के आपके बहादुर सिंह को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी उद्घाटन एनवी गोडगिल के द्वारा ही किया गया था 25 मार्च 1948 को। आगे देखिए, राजस्थान को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, तो ये 1956 में दिया गया दोस्तों। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और इसे क्या नाम दिया गया? राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रथम राज्यपाल कौन बने थे दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो ये अलवर को बनाया गया था। ठीक है, उद्घाटन भरतपुर में किया गया था। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान का निर्माण जो है ये उदयपुर को शामिल करके किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ जो था इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पहले चरण का एनवी गोडगिल, दूसरे चरण का एनवी गोडगिल, तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण का वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये भूपाल सिंह को बनाया गया था। ठीक है, मेवाड़ नरेश भूपाल सिंह। आगे देखिए, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों सिरोही का राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 को आपके 6th चरण में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 6ठे चरण में हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो दोस्तों मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान से मिलने का प्रयास किया था हनुमंत सिंह ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान परिषद
मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान परिषद से मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन कौन थे, ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर एक तो आपके सर टी.वी. राघवाचारी और एक आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो आपके राघवाचारी हो जाएंगे जो कि मेवाड़ के दीवान थे, और एक आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जयपुर के दीवान कौन थे दोस्तों, जयपुर के दीवान आपके वी.टी. कृष्णाचारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर के दीवान कौन हो जाएंगे, वी.टी. कृष्णाचारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए, और बीकानेर की पन्नी, बीकानेर के पन्नीकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है, तो दोस्तों वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 से है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था, ठीक है, 7 चरणों में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा का क्या नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा जो होता है ये केंद्र शासित प्रदेश था, इसकी प्रथम विधानसभा का क्या नाम था दोस्तों, तो इसकी प्रथम विधानसभा का नाम था धारा सभा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री ये मैंने बता दिया, माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, वृहत राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। और दोस्तों वृहत राजस्थान का जब निर्माण हुआ था, यहाँ पर राजधानी किसको बनाया गया था, राजधानी जयपुर को बनाया गया था, ठीक है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सारी समितियां भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर संघ दिए गए हैं, प्रधानमंत्री देख लीजिए, मत्स्य संघ का शोभाराम कुमावत हो जाएगा, राजस्थान संघ का गोकुललाल असावा, संयुक्त राजस्थान का माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। राजस्थान संघ और उदयपुर को कब मिलाया गया दोस्तों, संयुक्त राजस्थान में। अलवर भरतपुर धौलपुर को मत्स्य संघ, ठीक है। झालावाड़ बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक शाहपुरा और कुशलगढ़ आपका ठिकाना हो जाएगा दोस्तों। ये कौन से चरण की बात की जा रही है, राजस्थान संघ द्वितीय चरण की, ठीक है, 25 मार्च 1948। अब यहाँ पे देख लीजिए आप दोस्तों, एक तो आपकी झालावाड़ है, एक आपकी बूंदी है, एक बांसवाड़ा है, एक आपका डूंगरपुर है, ठीक है, एक आपका कोटा हो जाएगा, एक आपका प्रतापगढ़ है और एक आपका किशनगढ़ हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर टोंक है और एक आपका शाहपुरा है, यानी 9 रियासत है। और कुशलगढ़ आपका ठिकाना था, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा में है, तो 9 + 1 हो जाएंगे। अगर ठिकाने को मिला के पूछा जाए तो 10 हो जाएंगे, और ऐसे रियासत पूछी जाए तो 9 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो दोस्तों संयुक्त वृहत राजस्थान यानी यहाँ पर 5th चरण की बात की जा रही है दोस्तों। संयुक्त वृहत राजस्थान में आपके मत्स्य संघ को मिलाया गया था दोस्तों, तो ये 15 मई 1949 को आया था, ये आपको ध्यान रखना है अस्तित्व में, ठीक है, 15 मई 1949। और एक किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों, तो ये शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया, वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया, ठीक है। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और यहाँ पर एक ठिकाना था दोस्तों निमराना, निमराना भी आपको ध्यान रखना है, निमराना अलवर में है, ठीक है, यानी 4 रियासतें और एक ठिकाना था निमराना अलवर। आगे देखिए, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 15 मई 1949 को हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो दोस्तों 1948 में हुआ, 18 मार्च 1948। बट अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो यहाँ पर 15 मई 1949। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया, तो ये डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों 3 समिति आपको ध्यान रखनी है। एक समिति कौन सी है, एक तो आपकी सत्यनारायण राव समिति है, ठीक है, सत्यनारायण राव समिति। दूसरी आपकी शंकर राव देव समिति, ठीक है। और एक आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, फजल अली समिति। कौन सी समिति, फजल अली समिति। तो दोस्तों सत्यनारायण राव समिति के संबंध आपका जयपुर को राजधानी बनाने से यानी 4थे चरण से, और शंकर राव देव समिति का मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने से, यानी इसका संबंध 5th चरण से है, ठीक है। और फजल अली समिति का संबंध जो है ये आपके 6th और 7th चरण से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो ये आपकी 184 लाख रुपए हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, तो दोस्तों कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना था, तो दोस्तों 19 तो रियासतें हो जाएगी, ठीक है, 3 आपके ठिकाने थे और एक अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 + 3 आपके 22 हो गए और एक 23 हो गए, तो टोटल पूछा गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। रजवाड़ा और राज्य सारे पूछे गए हैं, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे रियासत पूछी जाए तो 19, ठिकाने 3 हो जाएंगे। ठिकाने कौन कौन से, निमराना, लावा और कुशलगढ़, ठीक है। लावा टोंक में था आपका दोस्तों, और एक यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया, तो मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया दोस्तों, 18 मार्च 1948 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? तो ये श्री के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण, राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो ये कोटा को बनाया गया था। ठीक है, 25 और 26 जून 1946, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 25 और 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया? उसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित रहे। तो दोस्तों ये सवाल आपको याद रखना है। राजस्थान यूनियन बनाने का जो प्रयास किया था दोस्तों, वो महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब किया गया था? तो डेट भी पूछी जाती है, 25 और 26 जून 1946, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और उदयपुर में बुलाया गया था, यानी महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ से तो उदयपुर में बुलाया जाएगा। ठीक है, और राजस्थान यूनियन बनाने का इन्होंने प्रयास किया 25-26 जून 1946। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये रियासतें थी। तो दोस्तों 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी। एक तो आपकी जयपुर हो जाएगी, एक आपकी जोधपुर हो जाएगी, और बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, याद रखना है। आगे देखिए, मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? तो मत्स्य संघ की धौलपुर रियासत ऐसी थी दोस्तों जिसने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में कब विलय हुआ? तो ये 7वें चरण में मिलाया गया था दोस्तों। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राजस्थान का जो सिरोंज था वह एमपी में मिलाया गया था, और सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी आपकी सापुरा हो जाएगी, सबसे प्राचीन मेवाड़ हो जाएगी। ठीक है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों भरतपुर में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भरतपुर के किले में। आगे देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री दोस्तों गोकुललाल असावा हो जाएगा। द्वितीय चरण की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? वृहत राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में किया गया। राजधानी जयपुर को बनाया गया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये किस महाराजा के द्वारा कहा गया था दोस्तों? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया था। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, आगे देखिए, वृहत राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया था? तो दोस्तों शिक्षा विभाग जो है ये बीकानेर को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों खनिज विभाग जो है ये तो आपका उदयपुर को दिया गया, वन विभाग कोटा को दिया गया। ठीक है, और शिक्षा विभाग आपका बीकानेर को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, और कब किए थे ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, डेट आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में यही पूछा जाए। ठीक है, आगे देखिए, टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों टीकाराम पालीवाल जो थे वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इनको 1952 में बनाया गया था। ठीक है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? आपके हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, जिन्होंने जीवन कुटीर के गीत लिखे थे। दूसरे कौन थे आपके दोस्तों? जयनारायण व्यास, ये भी आपके मनोनीत थे। जयनारायण व्यास मनोनीत थे दोस्तों। फिर आपके CS वेंकटाचार्य, ये तीनों आपके मनोनीत थे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आपके निर्वाचित हुए टीकाराम पालीवाल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जयनारायण व्यास जो थे दोस्तों ये आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे देखिए, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का बंटवारा किस प्रकार किया गया दोस्तों? वो हम देख लेते हैं। का आवंटन किस प्रकार किया गया? राजधानी तो जो है ये जयपुर को दी गई, हाई कोर्ट जो है दोस्तों ये जोधपुर को दिया गया। ठीक है, खनिज विभाग उदयपुर को हो जाएगा, वन विभाग और सहकारी विभाग कोटा को हो जाएगा, कृषि विभाग दोस्तों भरतपुर को हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। कृषि विभाग भरतपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नवंबर 1947 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था? तो नवंबर 1947 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बन सकता है। आगे देखिए,
राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हातल गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हातल गांव जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस राजनीतिक नेता से संबंधित था जहां उनका जन्म हुआ था? तो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहां पर हुआ था? हातल गांव में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में एक बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहां पर हुआ? तो हातल गांव सिरोही में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि में हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये कर्नल जेम्स टोड का है दोस्तों, ठीक है। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। तो यह कथन भी कर्नल जेम्स टोड का है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा लिखा गया? कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इनका एक उपनाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1912 में लॉर्ड होर्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग को मारने के लिए किया गया जो प्रयास था दिल्ली बम कांड 1912 में, उसमें प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रताप सिंह बारट के पिता का नाम क्या है दोस्तों? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट का संबंध कौन सी जेल से है? केसरी सिंह बारट का संबंध हजारीबाग जेल से है, और प्रताप सिंह बारट का संबंध बरेली जेल से है। और जोरावर सिंह बारट जो है ये कभी आजीवन पकड़े ही नहीं गए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिरोही में गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना कब की? सम सभा की स्थापना सिरोही के अंदर दोस्तों फरवरी 1883 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन जो है ये आपका 1903 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय अधिवेशन इसका 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है, जहां पर मानगढ़ पहाड़ी में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और अगर आपसे नीमू चना के बारे में पूछा जाए तो नीमू चना हत्याकांड आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 14 मई 1925 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा दोहरी डायराशाही कहा गया था, ठीक है। यह अलवर रियासत में हुआ था, और इस समय वहां का शासक कौन था? जयसिंह था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ सवाल है जो पूछे जाते हैं। आगे देखिए, मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 20 मई 1918 को मेजर पीरू सिंह का जन्म रामबेरी झुंझुनू में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान की कबालियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला? तो दोस्तों पीरू सिंह जो थे इन्हें परमवीर चक्र कब दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, 1952 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई 1948 को ये मुठभेड़ में शहीद हो गए थे दोस्तों, तो पीरू सिंह शेखावत को 1952 में परमवीर चक्र दिया गया। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ? तो दोस्तों मेजर शैतान सिंह जो है इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन्हें 1963 में सम्मानित किया गया। पीरू सिंह को 1952 में और मेजर शैतान सिंह को 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये 2 परमवीर चक्र विजेता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहला महावीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? तो ये आपके सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया को प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध शिखर से, ये भी आपको ध्यान रखना है, चुन्नाराम फागड़िया। आगे देखिए, सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म 1923 डलमास की ढाणी में हुआ, यह किस जिले में है? तो ये शिखर में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महावीर चक्र सूबेदार चुनाराम फागड़िया को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, सेकला जुनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे, ठीक है, जोधपुर में। शहीद सैनिक ढोकल सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ढोकल सिंह जो है इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, इनको महावीर चक्र दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रिगेडियर रघुवर सिंह राजावत को राष्ट्रीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से सम्मानित किया? तो दोस्तों रघुवीर सिंह राजावत को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया? तो मरणोपरांत महावीर चक्र ढोकल सिंह को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध जोधपुर से है। आगे देखिए, 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी दोस्तों का संबंध किस जिले से रहा है? तो ये शेरगढ़ जोधपुर से रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हनुज सिंह का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों हनुज सिंह जो है इनका संबंध किस जिले से है? ठीक है, इनका संबंध आपका बाड़मेर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी महावीर चक्र सम्मानित है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह को महावीर चक्र दिया गया दोस्तों। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को भी महावीर चक्र दिया गया। नायक सुगल सिंह को भी महावीर चक्र प्रदान किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फ़ख्र हिंद से नवाजा था? तो दोस्तों 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के द्वारा फ़ख्र हिंद से नवाजा गया लेफ्टिनेंट कर्नल हनुमत सिंह। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म दोस्तों बाड़मेर में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 13 जून 1999 को तोलोलिंगा की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 1999 में तोलोलिंगा की चोटी पर तिरंगा इन्होंने फहराया था दिगेंद्र कुमार परसवाल ने, तो ये इन्हें महावीर चक्र दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध सीकर जिले से, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के वीर सपूतों को मिले अशोक चक्र, वो हम देख लेते हैं। आपके हवलदार शंभूपाल सिंह, हवलदार शंभूपाल सिंह जो है दोस्तों 1961 में दिया गया। सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह 1965 में दिया गया। सुल्तान सिंह राठौड़, सूबेदार सुरेश चंद्र यादव, इनको 2003 में दिया गया। तो दोस्तों अशोक चक्र से सम्मानित इन्हें कैसे याद रखोगे आप? देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सूबेदार आ रहा है सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह, यहाँ पर आ रहा है सुल्तान सिंह राठौड़, यहाँ पर आ रहा है दोस्तों सुरेश चंद्र यादव, और यहाँ पर आपका हो जाएगा शंभूपाल सिंह। तो दोस्तों स से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं उनको अशोक चक्र दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुक्का लगाना हो तो काम आ सकता है। आगे देखिए, निर्भय सिंह को पंजाब में वीरता पूर्वक बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इनका संबंध झालावाड़ से, ये आपको ध्यान रखना है। निर्भय का संबंध कहाँ से है दोस्तों? निर्भय सिंह का संबंध झालावाड़ से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निर्भय झालावाड़। 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों जेम्स थॉमस का संबंध जो है ये बीकानेर जिले से, ये आपको ध्यान रखना है। 2006 में इनको कीर्ति चक्र दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, जमादार छोटू सिंह तथा कैप्टन अरविंद बुड्ढक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो छोटू सिंह और अरविंद बुड्ढक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, नायब सूबेदार रामपाल सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अजय आहूजा और रामपाल सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कवि प्रदीप का मूल नाम था, तो कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है दोस्तों? राम नारायण द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राम नारायण द्विवेदी, ये अभी हमने डिस्कस किया था। रामचंद्र नारायण द्विवेदी का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़े नगर में किस राज्य में हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, यानी उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। पुलवामा हमला कब हुआ था दोस्तों? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा अटैक। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों, 2-4 सवाल हो रहे दोस्तों। पाकिस्तानी ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा था? तो दोस्तों 1 मार्च 2019 को सौंपा था। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा। पुलवामा हमले में CRPF जवानों पर हमला करने का जिम्मेवारी जैश-ए मोहम्मद ने ली। इसमें राजस्थान के कितने वीर सपूत शहीद हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पर 5 वीर सपूत शहीद हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अभिनंदन को वीर चक्र पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान से मार गिराया था? तो इन्होंने MiG-21 से मार गिराया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने MiG-21 से मार गिराया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में कहाँ की गई? तो दोस्तों अभिनंदन की पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे दोस्तों, हेमराज मीणा, इनका संबंध कोटा जिले से है। रोहितास लांबा, इनका संबंध जयपुर जिले से है दोस्तों। जीतराम गुज्जर, इनका संबंध भरतपुर से है। और नारायण गुज्जर, इनका संबंध राजसमंद से है, ये आपको ध्यान रखना है। और भागीरथ सिंह का संबंध किससे है? धौलपुर से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भागीरथ का संबंध तो धौलपुर से हो जाएगा। नारायण गुज्जर का संबंध दोस्तों राजसमंद से हो जाएगा। जीतराम का भरतपुर से हो जाएगा। हेमराज मीणा कोटा से। रोहितास लांबा जयपुर से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध किस जिले से है? तो धौलपुर से है। ठीक है, पूछा जा सकता है। राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर से संबंधित है। कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर से संबंधित है। मेजर रणवीर सिंह शेखावत, ये आपके झुंझुनू से संबंधित है। शेखावत झुंझुनू से संबंधित है। ठीक है, ये शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से नवाजा था? तो इन्हें अशोक चक्र से नवाजा था, ये आपको ध्यान रखना है। किसको? महेंद्र सिंह तंवर को। ये कहाँ से संबंधित है? सीकर से।
आगे देखिए, राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान। मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल मिला है दोस्तों। सुरेंद्र पुनिया को विशिष्ट सेवा और सुमेर सिंह को शौर्य चक्र मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भानु प्रताप जी को तो सेना मेडल, सुरेंद्र पुनिया विशिष्ट सेवा मेडल, सुमेर सिंह को शौर्य चक्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, ये हमने डिस्कस कर ली है। ये महेंद्र सिंह तंवर आपको ध्यान रखना है, इनको मरणोपरांत 1965 में दिया गया था अशोक चक्र, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 9th क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 9th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।